वेलकम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ विवेकशील यादव और एक बार फिर हम थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर में आमने सामने आए हैं। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देख लिया, उसके बाद हमने SFEE देखी, ठीक है, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन देखी, ठीक है। अब क्या है, आज के जो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं वो बेसिकली स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन को हम अप्लाई करेंगे डिफरेंट डिवाइसेस के लिए विद देयर स्पेशल स्टैंडर्ड केसेस हम मानेंगे उसमें। और SFEE इक्वेशन जो ये ब्लैक बोर्ड में आपके लिखी है ये हम लोग डिराइव कर चुके हैं पहले, तो इसी का हम लोग यूज़ करने वाले हैं डिफरेंट जो थर्मोडाइनमिक्स में हमारे जो डिवाइसेस यूज़ होते हैं, लाइक नोज़ल हो गया आपका, डिफ्यूज़र हो गया, ठीक है, टर्बाइन हो गया, कंप्रेसर्स हो गए, तो उसमें हम ये SFEE की इक्वेशंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं आज के लेक्चर में, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला देखिए जो मैंने यहाँ पे बना रखा है आप लोगों के लिए, नोज़ल बनाया हुआ है, ठीक है। तो नोज़ल आपका जो बेसिकली डिवाइस होता है ये किस लिए यूज़ होता है, ये जो नोज़ल जो है वो बेसिकली आपका इंक्रीज़ करता है, वेलोसिटी इंक्रीज़ करने के लिए होता है। अगर आपको किसी भी सब्सटेंस की वेलोसिटी इंक्रीज़ करनी है तो आप नोज़ल का यूज़ करते हो, या फिर प्रेशर को डिक्रीज़ करने के लिए, ठीक है। वेलोसिटी को इंक्रीज़ करने के लिए, प्रेशर को डिक्रीज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, नोज़ल का यूज़ करते हैं। चलिए देखिए, अब देखिए मैंने इसमें ये साइन बना रखा है, इसका क्या मतलब होता है कि आपने क्या किया, जो वॉल्स है नोज़ल की वो इंसुलेटेड कर दी। तो इसमें क्या होगा, वॉल्स इंसुलेटेड है तो डेट इज़ Q इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि ट्रांसफ़र जो हो रहा है आपका हीट ट्रांसफ़र वो आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड चीज़ क्या है, देखो फ्लो आपका क्या है, स्टडी फ्लो है। सेकेंड इज़ फ्लो इज़ क्या माना मैंने कि जो नोज़ल से जो फ्लो हो रहा है वो कैसा हो रहा है, स्टडी फ्लो हो रहा है। तो स्टडी फ्लो हो रहा है इसका मतलब है, मुझे पता चल गया भाई स्टडी फ्लो हो रहा है, तो हम लोगों ने इक्वेशन पढ़ी थी स्टडी फ्लो के लिए, जो एनर्जी इक्वेशन होती है वो हम ये वाली अप्लाई करते हैं। तो आप लगा सकते हो ये वाली इक्वेशन यहाँ पे, ठीक है, स्टडी फ्लो। अच्छा, तो इसमें क्या होता है, आपका जो नोज़ल होता है इसमें आपका कोई भी क्या होता है, वर्क ट्रांसफ़र भी आपका क्या होता है, मतलब कोई हमें आउटपुट थोड़ी मिलता है। कोई नोज़ल आपने कभी देखा कि हमें कोई वर्क आउटपुट मिल रहा है, कोई वर्क आउटपुट में नहीं मिलता। तो यहाँ पे क्या होगा, W आउट भी क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और क्या चीज़ होगी इसमें, प्रेशर एनर्जी जो हम लेंगे इसमें, ठीक है, वो भी हम क्या करते हैं, वो भी हम नेग्लिजिबल लेके चलते हैं कि नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ डिक्रीमेंट हुआ है तो कांस्टेंट ही। तो अभी इन इक्वेशंस को हम क्या, फ्लो स्टडी है, देखिए Q इज़ इक्वल टू 0 हो गया, वर्क आउटपुट 0 हो गया, तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म 0 हो गई, ठीक है। एंथैल्पी आपकी रहेगी। अच्छा, सेम डेटम पे माना है, हमने माना है कि जो इसका ये वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है, इसकी जो डेटम से हाइट है वो भी क्या है, इक्वल है, दैट इज़ Z1 इज इक्वल टू Z2 है। तो जो इसके लिए जो इक्वेशन आएगी वो इक्वेशन क्या आ जाएगी आपकी भाई, C1 स्क्वायर अपॉन 2000 प्लस ये सब 0 हो जाएगा, H1 शुड बी इक्वल टू C2 स्क्वायर अपॉन 2000 प्लस H2, बाकी टर्म आपकी 0 हो गई। अच्छा, अगर इफ़ जो ये आपकी C2 है, जो आउटवर्ड पे ये जो 0.2 है, यहाँ पे जो C2 मिल रहा है, अगर ये वेरी ग्रेटर है, क्योंकि भाई वेलोसिटी इंक्रीज़ करता है नोज़ल, तो अगर काफ़ी हाई वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रहा है तो कई बार क्वेश्चन में आपको दिया हुआ नहीं होगा, मतलब इनलेट पे आपको वेलोसिटी नहीं दी होगी, आउटलेट पे ही दी होगी नोज़ल के। तो आपको क्या करना है, सीधा जो C1 वाली टर्म है, ये वाली जो टर्म है, इसको नेग्लिजिबल ले लेना है। तो आपका यहाँ से क्या आ जाएगा भाई, H1 माइनस H2 इज इक्वल टू C2 स्क्वायर अपॉन 2000। तो जनरली ये आ जाएगा आपका, ठीक है। तो अब वो आपसे यहाँ से कुछ भी पूछ सकता है, मतलब आपको 0.1 पे एंथैल्पी दे के रख सकता है, 0.2 पे एंथैल्पी दे के रख सकता है। वो आपसे क्या पूछ सकता है कि आप भाई वेलोसिटी बता दो नोज़ल की, आउटलेट पे क्या वेलोसिटी होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन बन सकता है इससे। या तो क्या क्वेश्चन बन सकता है कि वो आपको क्या बोल दे कि इनलेट पे इतनी वेलोसिटी थी नोज़ल के, आउटलेट पे इतनी हो गई जाके, ठीक है। तो आप क्या बताओ, मुझे एंथैल्पी डिफरेंस बता दो कि कितना आएगा, तो तब आपको ये वाली इक्वेशन का यूज़ करना है। उस समय क्या होगा, वो आपको C1 भी दे के रखेगा, C2 भी दे के रखेगा, तो आपको ये वाली इक्वेशन यूज़ करनी है। लेकिन अगर आपको उसने C1 नहीं दिया, उसने ये माना कि जो आपकी जो C2 पे वेलोसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, तो उस केस में आप क्या करोगे, C1 वाली टर्म जो हो जाएगी कैंसिल हो जाएगी, ठीक है।
तो आपका ये वाला इक्वेशन है, आपको ये याद रखना है नोजल के केस में। आज ही अब आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। अब यूज़ करते हैं हम सेकंड जो हमारे पास डिवाइस है उसका नाम है हमारे पास डिफ्यूज़र, ठीक है। डिफ्यूज़र एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि ये नोज़ल का क्या रहता है, रिवर्स होता है। नोज़ल में क्या होता है, आपका एरिया जो होता है आपका डिक्रीज़ करता है आउटलेट की तरफ। यहाँ पे क्या होता है, आपका एरिया जो है आपका वो इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। ये इस तरीके से होता है डिफ्यूज़र। जो अगर आप देखोगे ये आपका पॉइंट 1 हो गया, दिस इज़ इनलेट, दिस इज़ आउटलेट। ये हो गया आपका इनलेट, ये हो गया आपका आउटलेट, ठीक है। इसको भी मैं क्या कर रहा हूँ, इंसुलेटेड कर रहा हूँ, क्योंकि भाई हमें स्पेशल केसेस लेके चल रहे हैं अभी यहाँ पे। तो इसको मैंने इंसुलेटेड कर लिया, दिस इज़ आउटलेट, ठीक है। अच्छा, डिफ्यूज़र बेसिकली काम किस लिए आता है, इसमें क्या होता है, अगर आपको क्या चाहिए, अगर आपको प्रेशर को क्या करना है, इंक्रीज़ करना है, ठीक है, और वेलोसिटी इसमें क्या हो जाती है आपकी, रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आप C1 मान रहे हो, P1 प्रेशर मान रहे हो, यहाँ पे C2 वेलोसिटी, P2 प्रेशर, तो क्या होता है डिफ्यूज़र में बेसिकली आपका वेलोसिटी तो C1 ग्रेटर देन C2 होता है, और प्रेशर आपका आउटलेट पे ज़्यादा होता है, इनलेट पे क्या होता है आपका कम होता है। अच्छा, प्रेशर को इंक्रीज़ करने के लिए, वेलोसिटी को डिक्रीज़ करने के लिए हम डिफ्यूज़र का यूज़ करते हैं। अब सेम चीज़ है, वही चीज़ है। देखो भाई, इसमें भी जो ये डिफ्यूज़र डिवाइस है ये भी कोई वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस तो है नहीं, तो इसमें भी वर्क आउटपुट क्या होगा, ज़ीरो होगा। इसको मैंने क्या कर रखा है, इसकी वॉल्स को इंसुलेटेड कर रखा है। इसका साइन का मतलब क्या होता है, इंसुलेशन, मतलब नो हीट ट्रांसफ़र। तो क्यू भी आपका क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ये भी ज़ीरो हो गया, ये भी ज़ीरो हो गया। अच्छा, सेम डेटम पे है अगर ये, तो Z1 Z2 भी हम अभी इक्वल लेके चलते हैं, ठीक है। तो Z1 इक्वल टू Z2 हो जाएगा। तो इस इक्वेशन में Z1 Z2 ये भी हो गया, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो। तो जो हमारी जो इक्वेशन आएगी वो इक्वेशन क्या आ जाएगी आपकी इसके लिए, वो ये बचेगी C1 स्क्वायर अपॉन 2000 प्लस H1 इज इक्वल टू C2 स्क्वायर अपॉन 2000 प्लस H2, ठीक है। याद रखना है ये जो इक्वेशंस आ रही हैं दिस इज ऑल आर इन किलो जूल पर केजी, ठीक है। आपको मास, ये वाली भी इक्वेशन जो है ये भी किलो जूल पर केजी की इक्वेशंस हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर वही सेम केस ले लिया मैंने इसमें कि भाई क्या है कि जो वेलोसिटी थी मतलब आउटलेट पे C1 वो वेरी वेरी ग्रेटर है C2 के, ठीक है। तो जो आपका यहाँ से जो आ जाएगा तो यहाँ से जो आपका आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, C2 को नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो H2 माइनस H1 इज इक्वल टू C1 स्क्वायर अपॉन 2000। तो ये वाली इक्वेशन आपको तभी यूज़ करनी है, याद रखना है, जब वो बोल दे क्वेश्चन में, ठीक है। जब वो केस दे दे आपको कि भाई वेलोसिटी जो है वो गिवन ना दे वो आउटलेट पे, तब आपको ये करनी है। नहीं तो ये है आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन। आप इस इक्वेशन का यूज़ करके जो भी आपसे वो पूछेगा डिफ्यूज़र के केस में वो आप क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो ये था डिफ्यूज़र, ये था नोज़ल। अब आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं टरबाइन की तरफ। तो टरबाइन बनाने वाला हूँ मैं यहाँ पे। टरबाइन बेसिकली आपका स्टीम टरबाइन होती है आपके पास, और हाइड्रोलिक टरबाइन जिसमें हम स्टीम का यूज़ करते हैं उसे रन कराने के लिए, या फिर आपके पास वाटर वाली आप लोगों ने देखी होगी जो आपके डैम्स में लगी होती है टरबाइंस। तो यहाँ पे आपका टरबाइंस का क्या है, एप्लीकेशन है जहाँ टरबाइंस हम लगाते हैं। दो तरीके की होती है, एक होती है हाइड्रोलिक्स और एक होती है स्टीम बेस्ड टरबाइन। थर्मोडाइनमिक्स में जनरली हमारे जो प्लांट्स होते हैं जो थर्मोडाइनमिक्स पे बेस्ड होते हैं, जनरली थर्मल पावर प्लांट्स, तो उसमें जो टरबाइंस लगती हैं वो कौन सी लगती हैं, स्टीम टरबाइंस लगती हैं, ठीक है। स्टीम टरबाइंस जो कि हम आगे जब हम थर्मोडायनेमिक्स में एप्लीकेशन पार्ट पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स का, तो वहाँ पे हम पढ़ेंगे कि कितने कितने तरीके की टरबाइंस होती हैं। अभी आपको क्या याद रखना है कि जो टरबाइंस होती हैं वो जनरली आपकी थर्मल पावर प्लांट्स में यूज़ होती हैं, जिसमें कि जो इसका जो फ्लूइड होता है वो क्या होता है, स्टीम होता है, ठीक है। स्टीम को हम एज अ फ्लूइड मतलब एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं इसको रन कराने के लिए, ठीक है। अच्छा, इसका जो लाइन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन है वो बना लेते हैं इसका। तो ये कुछ इस तरीके से बनाई जाती है, ठीक है। ये इसका होता है, अच्छा ये होता है इसका इनलेट, ये होता है इसका इनलेट, ये होता है इसका आउटलेट, ठीक है। यहाँ से फ्लूइड इन करेगा, यहाँ पे ब्लेड्स लगे होते हैं, वो एक्सपेंड करता है और एक्सपेंड होने के बाद वो यहाँ से कुछ इस तरीके से बाहर आ जाता है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं भाई, इसकी जो वॉल्स हैं हम कुछ, और फिर ये टरबाइन रन करती है, इसी टरबाइन से हमारी एक शाफ्ट कनेक्ट होती है
और ये शाफ्ट हमारी ये रोटेट करती है, इस पे यहाँ पे हमें क्या मिलता है, यहाँ पे हमें शाफ्ट वर्क मिलता है। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं भाई, इसकी वॉल्स को इंसुलेट कर देते हैं। ठीक है, तो ये मैंने इसमें रेड कलर से इसको इंसुलेट कर दी। ठीक है, तो इसी में इसमें भी वही चीज़ मानेंगे। तो सबसे पहला जो एजम्पशन भाई क्या है, फ्लो आपका क्या होना चाहिए, स्टडी होना चाहिए, तभी आप स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगा पाओगे ये वाली। तो हमने क्या मान लिया, पहला तो ये मान लिया कि फ्लो क्या है, स्टडी है। अच्छा, हमने वॉल्स को क्या कर रखा है, इंसुलेट कर रखा है, तो क्यू भी आपका क्या हो जाएगा, सीधा सीधा 0 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब तीसरा जो इसमें एजम्पशन हम मान के चलते हैं वो ये मान के चलते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी और जो पोटेंशियल एनर्जी चेंज होता है इसका, यहाँ से इनलेट से आउटलेट के बीच में, ये भी क्या होता है आपका नेग्लिजिबल मान के चलते हैं। ठीक है, नेग्लिजिबल मान के चलते हैं हम लोग। जो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का जो चेंज होता है वो भी हम बहुत नेग्लिजिबल मान के चलते हैं। ठीक है, क्योंकि जो टरबाइन होती है वो वेरी लार्ज डिवाइस होती है, तो उसमें जब ये चेंज हम देखते हैं तो वो बहुत कम माइन्यूट आता है, तो उसे हम नेग्लिजिबल मान के चलते हैं। तो देखो अब ये चीज़ हो गई इसमें नेग्लिजिबल, Q0 फ्लो स्टडी तो लगा देते हैं भाई। तो देखिए, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी चेंज नेग्लिजिबल मानने का क्या मतलब है कि आपका जो ये वाला है, ये है, ये है, ये है, ये सब आपका क्या हो गया, 0। क्यू भी आपने 0 मान लिया तो ये भी 0 हो गया। तो आपका क्या बचा, देखो इस साइड पे आपका सिर्फ क्या बचेगा, H1 शुड बी इक्वल टू H2 प्लस W। ठीक है, और यहाँ से फिर आपका क्या आ जाएगा, W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, H1 माइनस H2 इन किलो जूल पर केजी। तो अगर टरबाइन के लिए वो केस देगा आपको, तो इस तरीके से कंडीशन देगा, तो आपको क्या है, एंथैल्पी निकालनी है इनलेट पे, टरबाइन के आउटलेट पे आपको एंथैल्पी निकालनी है। तो वो आपसे जनरली टरबाइन के केस में आपसे क्या पूछेगा, वर्क पूछेगा कि भाई वर्क डन बाय द टरबाइन, WT लिख लेते हैं इसको, कि टरबाइन ने कितना वर्क किया है। ठीक है, और ये अजम्पशंस आपको याद रखने हैं कि फ्लो स्टडी, Q0 काइनेटिक एंड पोटेंशियल चेंजेस नेग्लिजिबल। ठीक है, तभी आप ये इक्वेशंस को लगा पाओगे। तो ये आपको एजम्पशन इसलिए याद रखने हैं क्योंकि क्वेश्चंस में आपको देखना है कि क्वेश्चंस में क्या क्या एजम्पशंस आपको दे रखे हैं, क्या पता वो इसको इंसुलेट ना करे वॉल को, तो और क्यू की वो वैल्यू दे के रखे। तो आपको ये रटना नहीं है, आपको इसी इक्वेशन को रिड्यूस करना है। तो आपको ध्यान से पढ़ना है न्यूमेरिकल्स में कि उसने क्या क्या चीज़ें दी है। और अगर SFEE का क्वेश्चन आएगा तो उसमें ये स्टडी फ्लो तो वो हमेशा दे के रखेगा ही रखेगा। बाकी ये सब चीज़ें वो अलग अलग जैसे जैसे हम पढ़ रहे हैं तो उसके बेसिस पे वो क्या करता रहेगा, उसको चेंज करता रहेगा। ठीक है, तो ये तो आगे टरबाइन के केस का WT आपने उतार लिया होगा। अब नेक्स्ट चल लेते हैं, यहाँ लिख रहा हूँ मैं इसका टरबाइन वर्क कितना आया, H1 माइनस H2। अच्छा, अब आ जाते हैं टरबाइन के बाद, आ जाते हैं भाई टरबाइन के बाद अब हम आ जाते हैं कंप्रेसर्स में और पंप्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, कंप्रेसर और पंप्स की बात कर लेते हैं। दोनों का जो रिप्रेजेंटेशन होता है, कंप्रेसर का भी पंप का भी, वो एक ही तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंटेशन में मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, रिप्रेजेंटेशन उसका कैसा होता है, जस्ट अपोजिट फॉर टरबाइन। जैसा हमने टरबाइन के लिए बनाया था बस उसको घुमा दो, ये आपका इनलेट हो जाएगा, दिस इज इनलेट। ठीक है, और ये वाला आपका क्या हो जाता है, दिस इज आउटलेट। ठीक है, कंप्रेसर जनरली हम लोग जो यूज़ करते हैं वो गैसेस के लिए करते हैं, गैसेस को कंप्रेस जो करते हैं। ठीक है, और जो पंप्स का जो यूज़ करते हैं हम जनरली फ्लूइड का ट्रांसफ़र करने के लिए करते हैं। अगर आपको ग्रेटर हाइट पे फ्लूइड को क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है, तो वहाँ पे हम पंप्स का यूज़ करते हैं। और जो कंप्रेसर्स हैं, कंप्रेसर्स में यूज़ जनरली हम गैसेस हो गई जो हमारी, उनको ट्रांसफ़र अगर हमें करना है, कंप्रेस करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फिर कंप्रेसर का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अजम्पशंस सेम वही अजम्पशंस ले लेंगे भाई। इसमें भी इसकी भी वॉल को हमने क्या कर दिया, इंसुलेट कर दिया, तो इसमें भी Q इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, पहला अजम्पशन। दूसरा क्या, फ्लो आपका स्टडी हो गया। तीसरा काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी आपकी क्या हो गई, नेग्लिजिबल हो गई। ठीक है, तो जो ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन रिड्यूस हो जाती है आपकी, और इसमें जो आपका आ जाता है आपका ठीक है। अच्छा, ये जो कंप्रेसर और इसमें आपको क्या देना पड़ता है, यहाँ पे आपको कुछ वर्क देना पड़ेगा।
ठीक है। कंप्रेसर में आपको ये ध्यान रखना दोनों में, टरबाइन क्या होती है, वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस होती है, ठीक है। टरबाइन में हम स्टीम डालते हैं, वो रन कराती है और आपको वर्क मिलता है आउटपुट पे। कंप्रेसर में क्या होता है, आपने पंप्स घरों में भी देखे होंगे, तो हम इलेक्ट्रिसिटी ऑन करते हैं, पंप ऑन होता है तब वो फ्लूइड को डालने लगता है। ऐसा तो नहीं होता ना कि पानी हम पहले डालते हैं फिर वो स्टार्ट होगा, तो पहले तो आप इलेक्ट्रिसिटी से उसे पावर देते हो कुछ मैकेनिकल। तो इसीलिए जो कंप्रेसर और पंप होते हैं इसमें जो वर्क होता है हमारा, वो हमें क्या करना पड़ता है, वर्क देना पड़ता है इसमें, ठीक है। वर्क डन हमें इसमें देना पड़ता है। तो जो इक्वेशन होगी ये वाला साइन के लिए मैंने बताया आपको। तो यहाँ पे तो देखो H1 बचा, यहाँ H2, यहाँ पे क्या होगा भाई, ये कंप्रेसर और पंप के केस में, ये कंप्रेसर ये पंप के केस में जो साइन हो जाएगा ये नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या करना पड़ रहा है, सिस्टम पे वर्क करना पड़ रहा है, और सिस्टम पे अगर हम वर्क कर रहे हैं तो वो नेगेटिव हो जाता है, इसलिए इसको मैंने नेगेटिव लिया। तो यहाँ से जो इक्वेशन आ जाएगी हमारी वो आ जाएगी कंप्रेसर और पंप के लिए क्या आ जाएगी, H2 माइनस H1, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत बार कंफ्यूजन हो जाती है। टरबाइन में देखो क्या आया था, H1 माइनस H2, इसके केस में क्या है, H2 माइनस H1, बस इतना डिफरेंस है कंप्रेसर और टरबाइन में, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का कंप्रेसर टरबाइंस। अब चलते हैं आगे, 2-3 और डिवाइसेस बचे हैं हमारे पास। अच्छा, ये मैं रब कर रहा हूँ। अब हम आ जाते हैं बॉयलर और इवेपोरेटर, ठीक है। बॉयलर या फिर इवेपोरेटर, ठीक है। बॉयलर इवेपोरेटर क्या होते हैं भाई, बॉयलर और इवेपोरेटर ये जनरली थर्मल पावर पॉइंट में यूज़ होते हैं, ठीक है। जनरली इन दोनों का फंक्शन अगर हम देखें तो ये क्या करते हैं, वाटर को हीट अप करने के लिए, उसको स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग बॉयलर्स का यूज़ करते हैं। बॉयलर तो जनरली आपके थर्मल जो पावर प्लांट्स होते हैं वहाँ पे, तो थर्मल पावर प्लांट्स में जहाँ पे हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर होता है वहाँ पे हम बॉयलर्स का यूज़ कर लेते हैं। फंक्शन इवेपोरेटर का भी सेम होता है। इवेपोरेटर भी क्या करता है, आपका एक्सट्रैक्ट करता है हीट को, ठीक है। और ये इवेपोरेटर जनरली आपके रेफ्रिजरेटर में लगा होता है, ऊपर की कैबिन होती है उसमें इवेपोरेटर ट्यूब्स होती हैं, तो वो क्या करते हैं, वहाँ से हीट लेता है और जो भी आपका फ्लूइड है उसको वेपर्स में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो दोनों का काम सेम है, काम दोनों का सेम है। सेम काम क्या है कि दोनों ही आपका लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ को चेंज, मतलब एक फेज से दूसरे फेज को में चेंज करने के लिए यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। दोनों फेज चेंज करते हैं हमारे, लेकिन इसकी जो एप्लीकेशन है ये जनरली जब लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर है हमारे पास, बहुत लार्ज क्वांटिटी में, तो बॉयलर यूज़ करोगे, तब इवेपोरेटर इतना इफेक्टिवली काम नहीं करता। इवेपोरेटर जनरली छोटे छोटे डिवाइसेस में देखने को मिलेगा आपको, जैसे एक एग्जांपल दिया मैंने रेफ्रिजरेटर, ठीक है। तो देख लेते हैं भाई इसका भी, इसमें भी एजम्पशंस मान लेते हैं। सबसे पहले जनरली इनका जो होता है ना, देखो बॉयलर कैसा होता है, इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता है, सर्कुलर हम बनाते हैं कोई भी हम साइकिल। इवेपोरेटर को हम कैसे दिखाते हैं, इवेपोरेटर को हम कुछ इस तरीके से कॉइल्स होती हैं, ठीक है, इस तरीके से हम इवेपोरेटर को शो होते हैं, और इसके अंदर फ्लूइड जब फ्लो करता है तो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लिक्विड होता है, इसको हम हीट करते हैं और ये वेपर में कन्वर्ट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। इतना सा है, बाकी इनको डिटेल्स में पढ़ेंगे जब हमारे पास चैप्टर आएंगे इसके, तो अभी बस इतना याद रख लो इसको। अच्छा, एजम्पशंस देख लेते हैं इसकी, वही एजम्पशंस, वही फ्लो आपको क्या लेना है, स्टडी लेना है, क्योंकि हम एनर्जी इक्वेशन लगानी है तो फ्लो तो आपका क्या होगा, स्टडी होगा। अच्छा, ये भी क्या होते हैं भाई, इसमें भी कोई हमारा वर्क हमें नहीं मिलता, ना इसमें हम वर्क देते हैं, तो इसमें भी वर्क जो ट्रांसमिशन होता है वो भी ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। अच्छा, तीसरा जो पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी चेंज है वो भी नेग्लिजिबल लेके चलते हैं, ठीक है। तो देखो जो इक्वेशन हो जाएगी आपकी हमारी, वो क्या हो जाएगी, H1 प्लस Q ऑफ बॉयलर या फिर इवेपोरेटर, जो आप हीट उसमें दे रहे हो, ठीक है। हीट देनी पड़ती है ना आपको, तभी तो कन्वर्ट करेगा, दोनों में हीट देनी पड़ती है। तो बॉयलर और इवेपोरेटर डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, इक्वल टू H2, W 0 हो जाएगा, C2 0 हो जाएगा। तो यहाँ से जो आपका फॉर्मूला आएगा Q का फॉर बॉयलर एंड इवेपोरेटर, दिस विल बी इक्वल टू H2 माइनस H1, ठीक है, किलो जूल पर kg, ठीक है। ये याद रखना है। तो बॉयलर या इवेपोरेटर का अगर क्वेश्चन आएगा तो जनरली आपको इस फॉर्म में आपकी रिड्यूस हो जाएगी स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, और आप अगर एंथैल्पी आपको गिवन है या वो कंडीशन दे के रखेगा, आपको स्टीम टेबल का यूज़ करना है और अपनी एंथैल्पी कैलकुलेट कर लेनी है, ठीक है। अच्छा,
ये बात हो गई बॉयलर इवेपोरेटर की। एक लास्ट एक और है हमारे पास जिसको डिस्कस कर लेते हैं, कंडेंसर। ठीक है, कंडेंसर। ठीक है, कंडेंसर भी एक तरीके से डिवाइस है, वो भी हीट एक्सट्रैक्टिंग डिवाइस है। जनरली वाटर को अगर आपको ठंडा करना है, ठीक है, जैसे स्टीम है, स्टीम बन गई, अब स्टीम को आपको कन्वर्ट करना है वाटर में, तो आप कंडेंसर का यूज़ करते हो। ठीक है, इसका उल्टा काम होता है, इन दोनों से उल्टा काम है कंडेंसर का। कंडेंसर क्या करेगा, आपके पास स्टीम अवेलेबल है, आपको उसे वाटर में कन्वर्ट करना है, तो आप कंडेंसर का यूज़ करते हो। ठीक है, इसका भी रिप्रेजेंटेशन जो होता है ये इस तरीके से ट्यूब्स होती हैं इसमें, और ट्यूब्स में ही वाटर आपका, स्टीम आपकी फ्लो करती है और आउटपुट पे आपको क्या मिल जाता है, वाटर मिल जाता है। ठीक है, तो इसमें भी एजम्पशंस सेम एजम्पशंस होंगे भाई। एजम्पशंस क्या क्या होंगे, वर्क ट्रांसफ़र 0, ठीक है, स्टडी फ्लो, ओके, और जो आपका काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी है वो भी नेग्लिजिबल लेके चलते हैं। तो जो SFEE इक्वेशन है, ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है, इट विल बी रिड्यूस्ड, और ये क्या आ जाएगा आपका H1 माइनस कंडेंसर H2। अब ये माइनस क्यों लिया भाई, ये माइनस इसलिए लिया क्योंकि इससे क्या होगा, सिस्टम से, क्योंकि स्टीम आई आपकी कंडेंसर में और वो फिर वाटर में कन्वर्ट हो जाती है, तो वाटर में तभी कन्वर्ट हुई होगी ना, जो ये स्टीम है इसकी कुछ हीट जो है वो बाहर निकली होगी, और सिस्टम से अगर हीट क्या होती है, बाहर निकलती है, तो उसको हम क्या लेते हैं, नेगेटिव, इसलिए इसको क्या लिया, नेगेटिव। तो यहाँ से QC कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका H1 माइनस H2। ठीक है, ये तो ये था कंडेंसर, ये था इवेपोरेटर। अब एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्रॉटलिंग डिवाइस, इस पे बहुत बार क्वेश्चन आता है, तो वो भी एक बार देख लेते हैं हम कि थ्रॉटलिंग डिवाइस क्या होते हैं। ठीक है, थ्रॉटलिंग डिवाइस को हम देख लेते हैं एक बार, थ्रॉटलिंग डिवाइस क्या होते हैं। ठीक है, थ्रॉटलिंग डिवाइस देख लेते हैं हम लोग। तो थ्रॉटलिंग डिवाइस बेसिकली क्या होता है कि अगर आपका जो फ्लो है वो स्मॉल, बिल्कुल स्मॉल एरिया से अगर हो रहा है, तो जनरली थ्रॉटलिंग डिवाइस में क्या होता है कि आपका जो फ्लो होता है वो स्मॉल ओपनिंग से होता है। जैसे ऑरिफिस का नाम सुना होगा ना आपने, ऑरिफिस, उसमें क्या होता है कि स्मॉल सा एक होल सा होता है और वहाँ से आपका क्या होता है, आपका जो फ्लो होता है वो होता है। ठीक है, और या फिर बोल सकते हैं कि पार्शली ओपन वॉल्व। ठीक है, ये इस तरीके से लगा दिया आपने, एक वॉल्व लगा रखी है, पार्शली वो ओपन है, तो उससे जो फ्लो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, थ्रॉटलिंग डिवाइसेस बोल देते हैं। ठीक है, अच्छा, या फिर आपके जो पोरस प्लग होते हैं ना, पोरस में तो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, अगर उसमें से जो फ्लो हो रहा है, जो आपने देखे होंगे पोर्स, छोटे छोटे पोर्स होते हैं बिल्कुल माइन्यूट से, तो उनमें से जो फ्लो होता है उनको भी हम क्या बोलते हैं, थ्रॉटलिंग डिवाइसेस में आ जाता है, वो भी थ्रॉटलिंग डिवाइसेस हम उसे बोल देते हैं। ठीक है, बेसिकली इसमें क्या होता है आपका आइसेन, इसकी जो इम्पोर्टेंट टर्म है जो आपको याद रखने की, भाई थ्रॉटलिंग डिवाइस वो क्या होते हैं, आइसेनथैल्पिक प्रोसेस होते हैं। ठीक है, इसके अंदर जितने भी आपके थ्रॉटलिंग डिवाइस होंगे उसमें आइसेनथैल्पिक प्रोसेस होगा। आइसेनथैल्पिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है, एंथैल्पी रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब आउटलेट पे और इनलेट पे आपकी जो एंथैल्पी होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। अच्छा, इसमें एजम्पशंस हम क्या लेके चलते हैं, एजम्पशंस देख लेते हैं। एंथैल्पी, ये बस आपको ये पॉइंट याद रखना है कि अगर आपको कोई थ्रॉटलिंग डिवाइस दे रखा है या थ्रॉटलिंग कोई प्रोसेस हो रहा है, तो वहाँ पे एंथैल्पी आपकी क्या होती है, वो ज़ीरो, मतलब इक्वल हो जाती है। और एजम्पशंस क्या लेके चलते हैं इसमें हम, कि जो आपका ये जो Q है वो भी ज़ीरो, नेट हीट ट्रांसफ़र ज़ीरो, इंसुलेटेड कर देते हैं हम उसको ना, कैबिन को। वर्क ट्रांसफ़र भी जो होता है W वो भी ज़ीरो, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ये भी नेग्लिजिबल लेके चलते हैं। तो इस इक्वेशन में सारी चीज़ जीरो हो जाती है, H1 H2 बचता है, तो ये इक्वेशन आ जाएगी आपकी, H1 शुड बी इक्वल टू H2। तो थ्रॉटलिंग के केस में आपको ये याद रखना है, और एक ये याद रखना है कि इसमें से जो फ्लो होता है, अगर आपका स्मॉल चैनल्स के थ्रू फ्लो हो रहा है, तो वहाँ पे आपका थ्रॉटलिंग प्रोसेस हो सकता है, या फिर आपका पार्शियली ओपन वॉल्व है कहीं पे, वहाँ पे भी आपका थ्रॉटलिंग प्रोसेस हो सकता है। होता क्या है इसमें, एंथैल्पी आपकी क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो ये तो थे आपके डिफरेंट डिवाइसेस। ओके, इन्हीं पे आपके जो SFEE है हमने जो पढ़ी थी, तो SFEE पे
इसी पे आपके क्वेश्चंस आते हैं, आप लोगों को बुक से ट्राई करने हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो इन्हीं पे क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं डिफरेंट, इसीलिए मैंने आप लोगों को SFEE के हर जो भी हमारे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं गेट में, IES में या यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में, तो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में भी आप लोगों को डायरेक्ट SFEE पे क्वेश्चन नहीं आएगा, वो कई बार रेयर केस होते हैं। जनरली आपको एप्लीकेशंस पे आता है, आपके जो मैंने 4-5 डिवाइसेस कराए इन पे ही क्वेश्चन आएगा। वो बोल देगा या तो टरबाइन पे या फिर बॉयलर पे, कभी कंडेंसर पे, और कंडीशंस आपको मैंने लिखा दी, एजम्पशंस यही आपके क्वेश्चन में गिवन होता है। तो या तो आप इस इक्वेशन को याद रखो, और आप ये याद रखना है आपको कि किस डिवाइस के लिए हम क्या क्या चीज़ें एजम्पशन मान के चलते हैं। तो आपका ये इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी इजीली, और उसके बाद आप उसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो होप आप लोगों को लेक्चर्स पसंद आया होगा मेरा। थैंक यू।